हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब, हेलो एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उन चुनिंदा सवालों के बारे में जो ओटी टेक्नीशियन के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना, इंटरव्यूअर आपका पहनावा देखता है कि कितना स्किल, कितना आपने बढ़िया तरीके से पहना हुआ है। क्या आपने दो चार माला तो नहीं गले में डाली हुई है, दो चार रिंग तो हाथ में नहीं पहना है, बियर्ड कैसी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। तो ये पहला चीज़ आपको नोटिस करके जाना है। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर वो मांग लेते हैं तो सीवी होने चाहिए, अगर वो मांग लेते हैं तो। और इसके अलावा जो आपको ध्यान देने वाली बात होती है वो ये कि आपका बात करने का लहज़ा बिल्कुल ही पोलाइट होना चाहिए। घर पे आप कितने भी गुस्सैल हों, कितने भी अड़ियल हों, वहाँ आपको बिल्कुल ही पोलाइटली पेश आना है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपको यही देखा जाता है कि क्या आप उनके साथ काम करने योग्य हो। और ऑपरेशन थिएटर में माहौल बहुत ही सेंसिटिव होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर सकते आप। क्या पता कब कैसा माहौल आ जाए, किसकी जान पे बन जाए, और ऐसे में आप खुद ही गुस्से में हो तो आप क्या नया चीज़ सोच पाओगे, आप क्या नया चीज़ कर पाओगे। अगला चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो तो आप कैसे बैठते हो, क्योंकि कुछ लोग ना यूं करके पैर टांग पे टांग रख के बैठते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं, आप सीधे स्ट्रेट बैठिए। यस सर। अब जानते हैं उसके सवालात के बारे में। अगर वो सज्जन हैं तो वो आपको कह सकते हैं, क्योंकि सज्जन ज़ाहिर सी बात है आपका बॉस होता है, तो बॉस के स्टाइल में वो सब सीधे बोल सकते हैं, हाँ जी तो बताइए फिर अपने बारे में। आपको अपने नाम से शुरू करना है, नाम, पता, उसके बाद डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, डिग्री किया है तो डिग्री कब किया है, और उसके बाद कार्यरत हो या नहीं कार्यरत हो, किस हॉस्पिटल में कार्यरत हो, इतनी चीज़ें बताना है। नाम, पता, डिप्लोमा, कार्यरत हो या नहीं, इतनी चीज़ें। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आपने एक्सपीरियंस के दौरान क्या-क्या सर्जरी करवाई है? ये दूसरा सवाल है कि आपने क्या-क्या कर रखा है या फिर सर्जरी क्या-क्या करवाई है? तो उसमें आप जो भी सर्जरी करवाए हो अपने एक्सपीरियंस के दौरान उसको आप मेंशन कर सकते हो कि सर हमने जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, गायनो सर्जरी या आर्थो सर्जरी जो भी आप करवा रहे हो, आप उसको मेंशन कर सकते हो कि सर मैं ये करवाता हूँ या ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे है। अगर आपने कोई चीज़ नहीं मेंशन किए होंगे और उसकी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्वेश्चन वो उठा के आपके सामने रख देंगे कि भैया हमारा तो इस तरह का हॉस्पिटल है, इसमें जनरल सर्जन के साथ आपको वॉशअप होना है, क्या आपको इसका एक्सपीरियंस है? तो आप उसमें जो भी अगर नहीं भी किया है तो कुछ तो आप नोटिस करके जाइएगा कि जनरल सर्जरी क्या-क्या होती है, और वही आपके सामने काम आएगा। इसके अलावा आपको जो नोटिस करना होता है वो कि जब आप बता रहे हो तो आपका स्टार्टिंग और आपका एंड दोनों का दोनों जो है ना एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि जब आप शुरू करते हो तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जैसे आप फील्ड से हो। कई बार लोग कहते हैं नहीं सर जी ये तो हमें नहीं पता। अरे कहाँ नहीं पता यार, आपके इंटरव्यू का जो जवाब होगा उसी के आधार पे वो फैसला लेंगे कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। तो आपको ऐसे शब्द ही नहीं यूज़ करने हैं, आपको ऐसे करना है, सर मैं जहाँ पे था, वहाँ पे ये सर्जरी हो रही थी, इसलिए मैं इसका एक्सपीरियंस ले पाया। बाकी आपके यहाँ ये होता है तो बहुत ही कम समय में आपको साबित कर दूँगा कि मैं उसके लिए भी लायक हूँ। आप मुझे एक मौका दे के देखिए, मैं ये चीज़ अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत ही कम समय में सीख के आपको दिखा दूँगा। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। तो ये होता है अपने तरफ से 100% पेश करने का कि भई मैंने वो नहीं किया है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इसको जानता हूँ और आगे करूँगा। आप इसमें 2-1 वाक्य और वो ऐड कर सकते हो कि सर मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे ये सर्जरी नहीं होती थी। तो ये होता है कहने का तरीका। उसके बाद वो आपको कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपने बताया कि आपने कहाँ से किया है, क्या किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन-कौन सी सर्जरी करवाई है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या आपको एनेस्थीसिया साइट का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। और वो इस बात को पूछते ही पूछते हैं, मैक्सिमम जगहों पे ये पूछा जाता है कि क्या आपको एनेस्थीसिया साइट से काम करने का एक्सपीरियंस है, और ओटी टेक्नीशियन को ये आना ही चाहिए, क्योंकि कब कैसा माहौल बन जाए कोई ठीक नहीं होता है। तो एनेस्थीसिया साइट से एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो आपने अगर नहीं भी काम किया हो तो आप उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि ये मैक्सिमम मैक्सिमम जगहों पे पूछा जाता है। तो ये आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या आपने सर्जरी के दौरान प्री ऑपरेटिव से लेके पोस्ट ऑपरेटिव तक
जो काम होता है कभी मैनेज किया है, यानी कि मैनेजर का रोल आप अदा कर सकते हो? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको बताना पड़ेगा। सब प्री ऑपरेटिव से लेकर पोस्ट ऑपरेटिव तक ये काम होता है। उसमें बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन आप एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो आप कह सकते हो प्री ऑपरेटिव में हमें देखना होता है कि वायरल टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और हीमोग्लोबिन कितना है, मतलब टेस्ट के हिसाब से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी चीज़ें मतलब चेकअप देखने होते हैं पेशेंट का। और उसके अलावा अगर ऑपरेशन के लिए एलिजिबल है तो फाइल आगे बढ़ानी होती है। ऑपरेशन के दौरान ये देखना होता है कि जो जो इंस्ट्रूमेंट लगने होते हैं सर्जरी में वो हैं कि नहीं, हमारी ओटी रेडी है कि नहीं, क्या एनेस्थीसिया वाले को कॉल कर दिया गया है, मतलब बता दिया गया है कि इतने बजे से सर्जरी है। हर जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसको इस बात की जानकारी दी गई है कि नहीं दी गई है। पेशेंट को कितने देर पहले से भूखा रखना चाहिए, वो रखा गया है कि नहीं रखा गया है। उसके बाद ऑपरेटिव टाइम की सारी मेडिसिन्स आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव के दौरान हमें जिस मतलब जहाँ पे पेशेंट को भेजना है, चाहे वो आईसीयू हो चाहे वार्ड हो, तो ये जगहें जो है खाली हैं कि नहीं, मतलब हमारे लिए एक बेड पहले से बुक है। जैसे मान लो कई बार ऑपरेशन के दौरान ना पेशेंट की हालत बहुत ही स्थिर नहीं होती है, तो हमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आईसीयू को पहले से इन्फॉर्म किया गया है या नहीं किया गया है? यदि किया गया है तो बेड खाली है भी कि नहीं खाली है? ये सारी चीज़ें प्री ऑपरेटिव वर्क होता है, हमें टोटल करके रखना होता है। ऑपरेशन के दौरान कितने ओटी स्टाफ वहाँ मौजूद होने चाहिए, सब हैं कि नहीं है हमें। और वॉशअप होने के दौरान ना जो फ्लोर होता है, फ्लोरिंग पे भी स्टाफ चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, तो ये आपको बताना होगा। इसके अलावा सर्जन आपसे पूछ सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पार्ट से उठा के कि भाई ये सर्जरी होती है, इसका मेन इंस्ट्रूमेंट बताओ। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि असिस्टेंट का मेन वर्क क्या होता है। ये सब अलग-अलग क्वेश्चन है, आप नोटिस करते जाना, क्या पता मैं टॉप 20 की बजाय 30 तक क्वेश्चन आपको बता दूँ। तो वो पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान उम, जो वॉशअप असिस्टेंट होता है उसका मेन रोल बताओ। तो आपको बताना होगा कि उसका रोल होता है, जो सर्जरी चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें सर्जन की हेल्प करना। और हेल्प कैसे करना? दिखाना। जो वॉशअप हुआ सर्जन रहता है उसमें सॉरी असिस्टेंट रहते हैं, उसमें 2 या 3 लोग रहेंगे, तो उसमें एक बंदे का काम रहेगा इंस्ट्रूमेंट रेडी करना और सर्जन के हाथों तक मतलब पकड़ाना कि सर अगला इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, जो असिस्टेंट होते हैं उनको, कि ये हो रहा है तो आगे क्या होगा, और वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रेडी है कि नहीं रेडी है, तो वो रेडी करके रखना। अगर 3 लोग हुए हैं, तो अगर एक ही बंदे 2 ही बंदे हैं, तो एक बंदा तो दिखाएगा, जो भी ऑपरेशन चल रहा होगा उसमें दिखाने का काम पहले का फर्स्ट असिस्टेंट का होता है। दूसरा असिस्टेंट अगर और भी है तो मीडिएटर बन जाएगा, दिखाने का काम दिखाने के टाइम पे करेगा, बाकी जो बंदा ट्रॉली पे खड़ा होगा वहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेके और पकड़ाएगा। थर्ड जो असिस्टेंट होता है उसका मेन फोकस होना चाहिए ट्रॉली पे कि क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या लग रहा है। और यदि 2 ही लोग हैं तो वो डबल काम करेगा, ट्रॉली पे भी रहेगा और वॉशअप में मतलब जाके वहाँ सर्जन की भी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको सर्जन किस लिए मतलब अपॉइंट कर रहा है उसके बारे में बताना होगा। फर्स्ट असिस्टेंट के लिए, सेकंड असिस्ट के लिए, किसके लिए कर रहा है तो वो आपको बताना होगा। अगला सवाल आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्लोर पे जो स्टाफ होता है, जो असिस्टेंट होता है, उसका काम बताओ कि सर्जरी के दौरान यदि कोई स्टाफ फ्लोर पे है तो उसका मेन काम क्या होता है? तो उसका मेन काम होता है ज़रूरी चीज़ें कुछ हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी से पहले हमें नहीं पता होता है कि सर्जरी के दौरान क्या-क्या ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार हमें लगता है कि ऊपर से दिख रहा है कि भाई ये तो सीबीसीएस सिस्ट है, अंदर गए तो पता चला कुछ और भी माहौल है, पता चला पहले से कुछ इनको और भी हो रखा है। ऊपर से पता चला कि प्लेटिंग से काम चल जाएगा, जैसे ही आर्थो सर्जरी ओपन किया पता चला नेलिंग करना पड़ जाए। पहले पता चलेगा कि हर्निया है, अंदर पता चला कि कोई बहुत ही बड़ा ट्यूमर बन चुका है। तो हमें ऊपर से जो है कई बार अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि क्या है, और अंदर से माहौल कुछ और निकलता है। तो जो फ्लोर पे बंदा होता है उसको सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि ओटी में क्या सामान कहाँ पे रखा है, और कुछ सेकंड्स के अंदर वो चीज़ हाजिर कर दे, ऐसा बंदा फ्लोर पे होना चाहिए। वो अकेले पूरी सर्जरी को हैंडल करता हो। मतलब सर्जन तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो बंदा फ्लोर पे होता है वो न सिर्फ सारी मशीनरी को ध्यान में रखता है बल्कि पूरे ओटी को सँभालता है। एक बंदा यदि फ्लोर से गायब हो गया तो सर्जरी रुक सकती है। तो इसलिए बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा वहाँ पे फ्लोर पे होना चाहिए। और वो पूछ सकते हैं कि स्टेरिलाइज़ेशन के बारे में आप क्या जानते हो? क्या आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि ओटी असिस्टेंट का काम होता है सर्जरी से पहले सारी चीज़ें तैयार रखना, जिसमें इंस्ट्रूमेंट सबसे मेन है। तो इंस्ट्रूमेंट यदि स्टेरिलाइज़ नहीं है, तो सर्जन उसको जल्द से जल्द स्टेरिलाइज़ करके और रेडी रखे। इसके लिए उसको स्टेरिलाइज़ेशन आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यदि सर्जरी के दौरान कोई इंस्ट्रूमेंट जो है गिर जाता है नीचे और उसकी ज़रूरत भी पड़ जाए तो आप क्या करोगे? तो यदि वो इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा हमारे पास है तो तुरंत उसको हम देंगे,
और नहीं तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट के बगल में साइडेक्स तैयार होना चाहिए, और उसमें हम जैसे इंस्ट्रूमेंट गिरे धुल के तुरंत उसमें डाल देंगे। और अगर उसके दोबारा ज़रूरत के बीच में 5-10 मिनट का समय बीत जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वैसे तो ओटी पूरा स्टेबलाइज करके ही रखा जा सकता है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता होता नहीं है। लेकिन यदि सर्जरी के दौरान कोई इंस्ट्रूमेंट गिरता है नीचे तो उसको धुल के तुरंत साइडेक्स में डाल देना है, और जब ज़रूरत पड़े, आपसे मांग हो, तो आप तुरंत बता दीजिए कि साइडेक्स में पड़ा हुआ है, तुरंत उसमें से चिटिल फोर्सेप के जरिए निकाल के और दे दीजिए धुल करके मेरा मतलब एनएस से वो खुद ही धुल लेंगे, जो असिस्टेंट होंगे। आप जब उनको दोगे तो वो आपसे एनएस की मांग करेंगे, धुल लेंगे। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है अगला सवाल कि सर्जरी के दौरान यदि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो आप क्या करोगे? तो उसका जवाब आपको देना होगा, बताना होगा कि सर उसके बाद हमें सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपने कोई ऐसे मेडिसिन दिए हैं, चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मेडिसिन रोका जाना चाहिए, उसका तोड़ लगाना चाहिए, एंटीट्यूड लगाना चाहिए। उसके अलावा आपसे सवाल कर सकते हैं कि जो ऑपरेशन टेबल होता है, ओटी टेबल जिसको बोलते हैं, उस टेबल के बारे में आप क्या जानते हो? तो नॉर्मली वो 3 या 4 जगहों से फोल्डेबल होता है। ये इस पर निर्भर होता है कि जो आपका ओटी टेबल है वो किस कंपनी का है, क्योंकि आजकल तो इतने एडवांस आ रहे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, वॉइस कमांड होते हैं। वॉइस आप कमांड करोगे कि भाई ये करो, वो हो जाती है। रिमोट कमांड होती है, रिमोट पे आप देख रहे हो दूर से ही, ऐसे-ऐसे बस सेट कर दो, वो खुद से हो जाएगा। मतलब पहले जो आती थी वो बहुत ही हाई वेटेड होती थी, उनको हाथ से पकड़ के उतना वज़न उठा के करो, बहुत ही मुश्किल होता है। 2-3 असिस्टेंट मिलके करते थे, लेकिन अब एडवांस होता जा रहा है तो रोबोटिक सर्जरी आ रही है, तो सारी चीज़ें जो हैं लेटेस्ट होती जा रही है। आप इस पे निर्भर करता है कि आपका टेबल कौन-सा है और आप किस हॉस्पिटल में गए हो। तो आप ओटी टेबल के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको वो पोजीशन पूछ सकते हैं कि बताओ भाई लेटरल ऑपरेशन में कौन-कौन से सर्जरी हो सकती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके लिखते जाना है, क्योंकि ये बार-बार मैं नहीं बताऊँगा, और ना तो मैं पर्चा लेके बैठा हूँ कि उसमें से देख के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह सकूँ। तो आप नंबर अपने से डालते जाइए, क्या पता हम कितने क्वेश्चन बोल दें, और सब इंपॉर्टेंट हैं। ये मुझसे हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं, हज़ारों नहीं फिर भी सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं। तो आपसे पोजीशन के बारे में पूछा जा सकता है, बताओ भाई सिटिंग पोजीशन में हम कौन-कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, या सिटिंग पोजीशन में हम क्या-क्या काम करते हैं, लैटरल पोजीशन में हम कौन-कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, और सुपाइन पोजीशन में हम कौन-कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इस ऑपरेशन का नाम बोल दिया जाएगा कि हाँ, तो बताओ एलएससीएस जो है किस पोजीशन में होता है। हाँ, फिर बताओ हेमोरॉइड का की सर्जरी जो है किस पोजीशन में होती है। बताओ फिर हाइड्रोसील की सर्जरी किस पोजीशन में होती है। बताओ फिर ल बायलैटरल पोजीशन में जो है कि कौन-कौन सी सर्जरी हो सकती है। मतलब आपको इस तरीके से 5-7 सवाल तो यही हो जाएँगे, जो डेफ़िनेटली पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो इन सवालों के बाद हम जान लेते हैं कुछ अगले सवाल, जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कितनी नॉलेज है। तो ये जानने के लिए जो सवाल आपको मैक्सिमम करके कॉमनली दागे जाते हैं हर किसी से, तो आप सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जानते हो कि नहीं जानते हो, ये उसको मतलब नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यदि आप जानते हो तो आप माहौल संभाल सकते हो। इसलिए वो कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे क्या आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाई है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो कहेगा ठीक है, लैप्रोस्कोपिक कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बता दो। तो वहाँ पे भी आपको बताना होगा। ट्रोकार और कैमरा के अलावा वो किस सर्जरी के बारे में पूछ रहे हैं, आपको उस सर्जरी के मेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना होगा। क्या पता वो लैब कोली पूछ रहे हों, या कोई और ही पूछ रहे हों, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ी-सी तैयारी करके जानी होगी। यदि वो सेट पूछने लगे, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जनरल सेट बताओ, ओपन सर्जरी का जनरल सेट बताओ। उसमें आपको क्या-क्या लेना है, मैं पूरा सेट ना हो तो नीचे डाल दूँगा पीडीएफ फाइल बना के, आप उसमें से देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन के तौर पे कहें तो पोस्ट ऑपरेटिव में कौन-कौन से मेन ड्रग होते हैं, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव में हमें क्या करना होता है, क्या देखना होता है। तो ये सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं। यदि आप मान लो कि जनरल सर्जरी, यदि आपने बोल दिया कि भाई जनरल सर्जरी जो है हमने करवा रखी है, वो कहेंगे ठीक है, जनरल सर्जरी में आपने पोस्ट ऑपरेटिव में आप वार्ड में भी पेशेंट को देखने गए थे? यदि आपने कह दिया हाँ, तो पूछेंगे कि भैया जनरल सर्जरी के दौरान, पोस्ट ऑपरेटिव के दौरान आप क्या देखने जाते हो? तो आपको बताना होगा कि हम पेशेंट का जो है कि देखते हैं, यदि ड्रेन पड़ी हुई है तो ड्रेन में कितना कलेक्शन आया है, पेशेंट की स्थिति कैसे है, कॉन्शियस हुआ कि अभी भी अनकॉन्शियस है, और उसको दर्द हो रहा है तो कितना दर्द हो रहा है, स्टिच जो है वहाँ पे कहीं ब्लीड के तो कोई निशान नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ब्लीड होता जा रहा है। आप जुबान बाहर निकलवा के देख सकते हो रेडनेस है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा ब्लीड होने, यदि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है अंदर पेट में, तो जुबान जो है आँखों की पुतली सफ़ेद पड़ जाती है, जुबान सफ़ेद पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है देखनी होती हैं। मेडिसिन्स जो चलने चाहिए वो मेडिसिन्स लगे हैं या नहीं लगे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये सब नॉलेज आपको काफ़ी हेल्प की होंगी ये जानने के लिए कि इंटरव्यू के दौरान हम क्या-क्या चीज़ें तैयार करके हमें जाननी चाहिए या हमें क्या-क्या फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सारे सवाल जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप इंटरव्यू पे जाने से पहले इन सबको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छी सी तैयारी कर लीजिए और फिर इंटरव्यू के लिए निकल जाइए। बाकी भी आपके कोई सवाल हो, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, 10 मिनट के अंदर हमें वीडियो बनाना होता है, तो मैं क्या-क्या उसमें कवर कर लूँगा। लेकिन फिर भी यदि आपके पास कोई सवाल है, जिसका जवाब आप हमसे चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो कीप वॉचिंग सिंपल टॉक, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर